तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आगे परम पूज्य गुरुदेव हेडिंग लिखते हैं, प्रतिभा संवर्धन हेतु निर्धारित विज्ञान सम्मत प्रयोग उपचार। प्रतिभा परिष्कार के लिए व्यक्ति की प्रामाणिकता और प्रखरता के दोनों पक्ष समान रूप से मजबूत बनाने पड़ते हैं। भाव भरी उमंग उत्साहों से सनी एकाग्र तन्मयता उभारनी पड़ती है। साथ ही समय को श्रम के साथ ही अविच्छिन्न रूप से जोड़े रहने वाली तत्परता या श्रमशीलता कार्यान्वित करनी पड़ती है। संकीर्ण स्वार्थपरता के दायरे से आगे बढ़ना होता है ताकि सादा जीवन उच्च विचार की रीति नीति अपनाने के साथ ही बचे समय श्रम और साधनों को सत्प्रवृत्ति संवर्धन में लोक सेवा में लगाया जा सके। उच्च स्तरीय प्रतिभा का संवर्धन इसी प्रकार होता है। यहाँ प्रतिभा का आशय सदैव आदर्शोन्मुख बुद्धि व भावना के समन्वित विकास से लिया जाना चाहिए। ऐसे प्रतिभा संपन्न ही स्वयं को प्रेरणा पुंज आदर्शों के प्रतीक के रूप में उभारते एवं स्वयं को ही नहीं समय को भी निहाल करते हैं। चर्चा इसी प्रतिभा के विकास से संबंधित उपचारों की चल रही है। क्या ऐसा भी संभव है कि बालकों को लिखने की पट्टी पर मन के सरकाकर गिनती सिखाने अथवा 3 पहिए की गाड़ी का सहारा लेकर चलना सिखाने की तरह किन्हीं अभ्यासों के माध्यम से जनसाधारण को भी प्रतिभा संपादित करने की दिशा में अग्रसर किया जा सके? उत्तर हाँ में भी दिया जा सकता है। जन सामान्य शारीरिक अंग अवयवों की पुष्टाई के लिए अखाड़े जाने की विधि व्यवस्था बताते हैं। अखाड़ों में निर्धारित अभ्यासों को अपनाना शारीरिक अंगों को सशक्त बनाने के लिए व्यायामों का उपक्रम एवं आहार में परिवर्तन अभीष्ट माना जाता है। ऐसे ही कतिपय साधन उपक्रम प्रतिभा परिष्कार के संदर्भ में भी निर्धारित हैं और वे बहुत हद तक सफल होते भी देखे गए हैं। ऐसे कुछ आधारों का जिनका ब्रह्मवर्चस्व की शोध प्रक्रिया में प्रयोग किया जाता है अथवा जिन्हें वर्तमान या संशोधित रूप में प्रयुक्त किए जाने की संभावना है, उनका उल्लेख यहाँ किया जा रहा है। उसमें नंबर 1 है स्वसंकेत, ऑटो सजेशन। शांत वातावरण में स्थिर शरीर और एकाग्र मन में बैठा जाए, भावना की जाए कि अपने मस्तिष्क केंद्र से निःसृत प्राण विद्युत का समुच्चय शरीर के अंग अवयवों में अपेक्षाकृत अधिक मात्रा में प्रवाहित हो रहा है। शिथिलता का स्थान समर्थ सक्रियता ग्रहण कर रही है। उस आधार पर प्रत्येक अवयव पुष्ट हो रहे हैं। इंद्रियों की क्षमता का अभिवर्धन हो रहा है। चेहरे पर चमक बढ़ रही है। बौद्धिक स्तर में ऐसा उभार आ रहा है जिसका अनुभव प्रतिभा परिवर्धन के रूप में अपने को तथा दूसरों को हो सके। वस्तुतः स्वसंकेतों में ही मानसिक कायाकल्प का मर्म छिपा पड़ा है। श्रुति की मान्यता है कि यो यच्छध्व सा एव सः, अर्थात जो जैसा सोचता और अपने संबंध में भावना करता है वह वैसा ही बन जाता है। विधेयात्मक चिंतन महापुरुषों के गुणों के अंदर अपने अंदर समावेश होने की भावना से सजातीय विचार खींचते चले आते हैं। वे वांछित विद्युत प्रवाहों को जन्म देने लगते हैं। मनोवैज्ञानिक इसी आधार पर व्यक्तित्व में विचार प्रवाह में परिवर्तन लाने की बात कहते हैं। उनका मत है कि जैसे पृथ्वी के चारों ओर आयनोस्फीयर है, उसी प्रकार मानवीय मस्तिष्क के चारों ओर भी एक आइडियोस्फीयर होती है। यह वैसा होता है जैसा मनुष्य का चिंतन क्रम होता है। क्षण मात्र में यह बदल भी सकता है और पुनः वैसा ही सोचने पर पूर्ववत भी हो सकता है। इसी चिंतन प्रवाह के आदर्शोन्मुख श्रेष्ठता की ओर गतिशील होने पर व्यक्ति का मुखमंडल चमकने लगता है और वह दूसरों को आकर्षित करता है। ऐसे ही व्यक्ति के कथन प्रभावोत्पादक होते हैं।
इस सीमा तक कि अन्य अनेकों में भी परिवर्तन ला सके। एक प्रकार से स्व संकेतों द्वारा अपने आभा मंडल को एक सशक्त चुंबक में परिणत किया जाता है। मनोवैज्ञानिक कहते हैं थिंक एंड ग्रो रिच अथवा अडॉप्ट पॉजिटिव प्रिंसिपल टुडे। आशय यह है कि सोचिए, विधेयात्मक सोचिए एवं अभी इसी क्षण सोचिए ताकि आप स्वयं को श्रेष्ठ बना सकें। सारे महामानव स्व संकेतों से ही महान बने हैं। गांधी जी ने हरिश्चंद्र के नाटक को देखकर स्वयं को संकेत दिया कि सत्य के प्रयोगों को जीवन में उतारो व उसके परिणाम देखो। उनकी प्रगति में इस चिंतन की कितनी महान भूमिका थी वह सभी जानते हैं। ब्रह्मचर्य की शोध प्रक्रिया में ऑडियो एवं वीडियो कैसेट का आश्रय लेकर ईयरफोन द्वारा संकेत दिए जाते हैं। कुछ विराम के बाद पुनः उन सभी प्रसंगों पर चिंतन करते रहने को कहा जाता है। इससे प्रभावशाली विद्युत प्रवाह जन्म लेने लगता है। इसकी प्रत्यक्ष परिणति GSR बायोफीडबैक के रूप में देखी जा सकती है, जिसमें व्यक्ति चिंतन द्वारा ही अपने त्वचा प्रतिरोध को घटाता बढ़ाता व स्वयं भी उसे देखता है। इसी प्रकार श्वसन दर, हृदय की गति, रक्तचाप आदि को स्व संकेतों से प्रभावित किया जा सकता है। विपश्यना ध्यान एवं जैन ध्यान पद्धति इसी स्व संकेत पद्धति पर निर्धारित है। कोई कारण नहीं कि सही पद्धति का आश्रय लेने पर प्रतिभा में वांछित परिवर्तन उत्पन्न न किए जा सकें। इसमें दूसरा है दर्पण साधना। यह मूलतः आत्मावलोकन की आत्म परिष्कार की साधना है। बड़े आकार के दर्पण को सामने रखकर बैठा जाए। सुखासन में जमीन पर या कुर्सी पर बैठा जा सकता है। खुले शरीर के प्रत्येक भाग पर विश्वास भरी दृष्टि से अवलोकन किया जाए। पहले अपने आप को आपके बारे में चिंतन कर अंतः के दोष दुर्गुणों से मुक्त होते रहने की भावना की जाए। वह परमात्मा सत्ता बड़ी दयालु है। भूत को भुलाकर अब वह अनुभूति की जाए कि भीतरी संरचना में प्राण विद्युत बढ़ रही है और उसकी तेजस्विता त्वचा के ऊपरी भाग में चमक बढ़ाती हुई अंग अंग से फूट पड़ रही है। पहले जो निस्तेज, क्षीण, दुर्बल काया सत्ता थी वह बदल गई है एवं शरीर के रोम रोम में विद्युत शक्ति ही छाई हुई है। विकास क्रम में उभार आ रहा है। प्रतिभा परिवर्धन के लक्षण निश्चित रूप में दीख पड़ रहे हैं एवं सामने बैठी आकृति में अपना अस्तित्व पूर्णतः विलीन हो रहा है। यह ध्यान प्रक्रिया लय योग की ध्यान साधना कहलाती है और व्यक्ति का भाव कल्प कर देती है। तीसरी है रंगीन वातावरण का ध्यान। हर रंग में सूर्य किरणों के अपने अपने स्तर के रसायन, धातु तत्व एवं विद्युत प्रवाह होते हैं। वे शरीर और मस्तिष्क पर अतिरिक्त प्रभाव छोड़ते हैं। इनमें से किसी का अनुपात घट बढ़ जाता है अथवा विकृत असंतुलित हो जाता है तो कई प्रकार के रोग उत्पात उठ खड़े होते हैं। इस हेतु रंगीन पारदर्शी कांच के माध्यम से अथवा विभिन्न रंगों के बल्बों द्वारा पीड़ित अंग पर अथवा अंग विशेष पर उसकी सक्रियता बढ़ाने के लिए रंगीन किरणों को आवश्यकतानुसार निर्धारित अवधि तक लेने का विधान है। प्रतिभा परिवर्धन हेतु उचित रंग विशेष का आंखें बंद करके ध्यान भी किया जाता है। कुछ देर तक सप्त वर्णों के क्रम में से निर्धारित रंग बैंगनी, नीला, आसमानी, हरा, पीला, नारंगी, लाल के फ्लैशेस स्ट्रोबोस्कोप यंत्र द्वारा चमकाए जाते हैं एवं आंख पर पहले चश्मे में वही वर्ण विशेष सतत दिखता रहता है। इसका प्रभाव मस्तिष्क के सूक्ष्म केंद्रों, चक्र संस्थानों आदि पर पड़ता है। नियमित रूप से कुछ देर के ध्यान के क्रमशः अभ्यास करते रहने पर वांछित परिवर्तन प्रक्रिया आरंभ हो जाती है। ध्यान यह किया जाता है कि संसार में सर्वत्र उसी रंग की एक सत्ता है जो अपने शरीर में प्रवेश करके अभीष्ट विशेषताओं की ऊर्जा शरीर में प्रवाहित करती है। यह ध्यान 5 से 10 मिनट तक किया जाता है। विशेषज्ञों के द्वारा भिन्न भिन्न प्रकृति के साधकों के लिए
भिन्न भिन्न वर्णों का निर्धारण करके ही यह प्रक्रिया आरंभ की जाती है। चौथा है प्राणाकर्षण प्राणायाम। इस समस्त ब्रह्मांड में प्राण तत्व भरा पड़ा है। उसमें से साधारणतया प्राणी को उतनी ही मात्रा मिलती है जिससे वह अपना जीवन निर्वाह चलाता रहे। इससे अधिक मात्रा खींचने की आवश्यकता तब पड़ती है जब किन्हीं उच्च उद्देश्यों के लिए प्राण चेतना का अधिक अंश आवश्यक हो। शरीरगत प्राण एवं समष्टिगत प्राण महाप्राण का संयोग शरीर स्थित प्राण का नवीनीकरण ही नहीं करता, प्राण धारण कर उसे प्रयुक्त करने की क्षमता को भी बढ़ाता है। चेतना जगत में प्राण ही एक ऐसी शक्ति है जो विद्युत ऊर्जा के रूप में नेगेटिव आयन्स के रूप में विद्यमान है। इसकी कमी व्यक्ति को रोगी, निस्तेज, प्राणहीन बनाती है, उसकी प्रभावोत्पादकता को कम करती है एवं प्रचुर मात्रा उसे निरोग, तेजस्वी, प्राण संपन्न बनाकर उसकी प्रभाव क्षमता में अभिवर्धन करती है। प्रतिभा परिवर्धन के लिए एक विधान प्राणाकर्षण प्राणायाम का है। इसकी विधि यह है कि कमर सीधी सरल आसन में हाथ गोदी में मेरुदंड सीधा रखकर बैठा जाए। ध्यान किया जाए कि बादलों जैसी शक्ल के प्राण का उफान हमारे चारों ओर उमड़ता चला आ रहा है और हम उसके बीच निश्चिंत प्रसन्न मुद्रा में बैठे हैं। नासिका के दोनों छिद्रों से धीरे धीरे सांस खींचते हुए भावना की जाए कि सांस के साथ ही प्रखर प्राण की मात्रा भी घुली हुई है और वह शरीर में प्रवेश कर रही है। अंग अवयवों द्वारा वह धारण की जा रही है। खींचते समय प्राण के प्रवेश करने की, वह सांस रोकते समय अवधारणा की भावना की जाए। धीरे धीरे सांस बाहर निकालने के साथ यह विश्वास किया जाए कि जो भी अवांछनीयताओं के, दुर्बलताओं के तत्व भीतर थे वे सांस के साथ घुलकर बाहर जा रहे हैं, फिर लौटने वाले नहीं हैं। इस प्राणायाम को आरंभ में 5 से 10 मिनट ही करना पर्याप्त है। क्रमशः यह अवधि बढ़ाई जा सकती है। शोध संस्थान द्वारा यह जांचा जाता है कि प्राण धारण क्षमता कितनी बढ़ी, रक्त में से दूषित तत्व कितनी मात्रा में निकले तथा रक्त में ऑक्सीजन का अनुपात कितना बढ़ा। यही निरोगता का, प्रतिभाशीलता का चिन्ह है। इसमें 5वां है सूर्य वेधन प्राणायाम। ध्यान मुद्रा में बैठा जाए, कपड़े शरीर पर कम से कम रहें, मुख पूर्व की ओर हो, समय अरुणोदय का हो। ध्यान किया जाए कि आत्मसत्ता शरीर में से निकलकर सीधे सूर्य लोक तक पहुंच रही है। जिस प्रकार सुई में पिरोया हुआ धागा कपड़े से होकर जाता है, जलती अग्नि में से छड़ आर पार निकल जाती है, उसी प्रकार आत्म चेतना प्रातःकालीन सूर्य का वेधन करती हुई आर पार जा रही है। सूर्य ऊर्जा से अपनी चेतना भर रही है। दाईं नासिका से खींचा श्वास अंदर तक जाकर सूर्य चक्र को आंदोलित उत्तेजित कर रहा है। ओजस, तेजस, वर्चस की बड़ी मात्रा अपने में धारण करके वापस बाईं नासिका से सारे कल्मश निकल रहे हैं। पहले की अपेक्षा अब अपने में प्राण ऊर्जा की मात्रा भी अधिक बढ़ गई है, जो प्रतिभा परिवर्धन के रूप में अनुभव आती है। क्रिया को गौण व भावनाओं को प्रधान मानते हुए यह अभ्यास नियमित रूप से किया जाए तो निश्चित ही फलदायी होता है। इसमें छठा है चुंबक स्पर्श। चुंबक का चिकित्सा में बड़ा योगदान माना गया है। एक्यूपंक्चर, एक्यूप्रेशर शरीर के सूक्ष्म संस्थानों को मुद्रा बंध द्वारा प्रभावित करना एवं चुंबक चिकित्सा में अद्भुत साम्य है। हमारी धरती एक विराट चुंबक है। वह निश्चित मात्रा में प्राण उत्तरी ध्रुव से खींचती है और अनावश्यक कल्मशों को दक्षिण ध्रुव से फेंक देती है। चुंबक स्पर्श में भी यही सिद्धांत प्रयुक्त होता है। लौह चुंबक का सहज क्षमता वाला पिंड लेकर धीरे धीरे मस्तिष्क, रीढ़ और हृदय पर बाईं से दाईं ओर गोलाई में घुमाया जाता है। गति धीमी रहे। कंठ से लेकर नाभि छिद्रों के ऊपर होते हुए
जननेंद्रियों तक उस चुंबक को पहुंचाया जाए। स्पर्श कराते घुमाने के उपरांत उसे धो दिया जाए ताकि उसके साथ कोई प्रभाव न जुड़ा रहे। चुंबक से प्रभावित जल तथा विद्युत चुंबक का प्रयोग भी इसी क्रम में किया जाता है। किस कमी के लिए किस रूप में किस प्रकार प्रयोग किया जाना है, इसका निर्धारण विशेषज्ञों द्वारा किया जाता है। इसमें 7वां है प्राणवानों का सानिध्य। शक्तिपात की तांत्रिक क्रिया तो करने कराने में कठिन है, वह जोखिम भरी भी, किंतु यह सरल है कि किन्हीं वरिष्ठों प्राण चेतना संपन्न व्यक्तियों के यथासंभव निकट पहुंचने का प्रयत्न किया जाए। चरण स्पर्श जैसे समीपता वाले उपक्रमों से लाभ उठाया जाए। अप्रत्यक्ष रूप से यह ध्यान किया जा सकता है कि हनुमान भगीरथ जैसे किसी प्राणवान के साथ अपनी भावनात्मक एकता बनी रहे और पारस्परिक आदान प्रदान का सिलसिला चल रहा है। साबुन जिस प्रकार अपनी सफेदी प्रदान करता है और कपड़े का मैल हटा देता है, उसी प्रकार की भावना इस सघन संपर्क की ध्यान धारणा में की जा सकती है। दृश्य चित्र व उन महामानवों के कर्तव्यों के गुणों का चिंतन भी उसमें सहायक होता है। इस आधार पर भी प्राण चेतना बढ़ती है। उसी प्रकार जिस प्रकार माँ के स्तनपान से बालक एवं गुरु की शक्ति से शिष्य लाभान्वित होता है। इसमें 8वां है नाद योग। वाद्य यंत्रों और उनकी ध्वनि लहरियों के अपने अपने प्रभाव हैं। उन्हें कोलाहल रहित स्थान में सुनने का अभ्यास भी प्रतिभा परिवर्धन में सहायक होता है। यह कार्य शब्द शक्ति जो चेतना का ईंधन है के श्रवण से अंतः के ऊर्जा केंद्रों को उत्तेजित व जगाकर संभव है। टेप रिकॉर्डर से संगीत सुनकर भी यह कार्य संभव है एवं स्वयं उच्चारित मंत्रों या संगीत पर ध्यान लगाकर भी। अपने लिए उपयुक्त संगीत का चयन भी इस विषय के विशेषज्ञों द्वारा ही निर्धारित करना चाहिए। एक ही वाद्य व समयानुकूल राग का चयन किया जाना चाहिए। यह श्रवण आरंभ में 5 से 10 मिनट तक ही किया जाए, क्रमशः अभ्यास के साथ बढ़ाया जा सकता है। इस विषय पर विभिन्न स्तर के व्यक्तियों के लिए धुनों का चयन कर संगीत कैसेट बनाने का कार्य शांति कुंज द्वारा संपन्न हो रहा है। 9वां है प्रायश्चित। व्यभिचार, छल, धन अपहरण जैसे दुष्कर्मों से भी प्राण शक्ति क्षीण होती है और प्रतिभा का अनुपात घट जाता है। इसके लिए दुष्कर्मों के अनुरूप प्रायश्चित किया जाए। क्रिश्चियन धर्म में कन्फेशन की बड़ी महत्ता बताई गई है। दुष्कर्मों की भरपाई कर सकने जैसे कोई सत्कर्म किए जाएं। चंद्रायण जैसे व्रत उपवास भी इस भार को उतारने में सहायक होते हैं। कौन किन दोषों के बदले क्या प्रायश्चित करे, इसके लिए गुरु सत्ता जैसे विशेषज्ञों से अपनी पूरी बात कहकर काफी हल्कापन आ जाता है। वह आगे कुछ नया करने की दिशा मिलती है। प्रायश्चित धुलाई की मनोवैज्ञानिक आवश्यकता पूरी करता है। प्रतिभा संवर्धन हेतु अंतरंग की धुलाई जरूरी भी है। इसमें 10वां है अंकुरों का कल्क एवं वनौषधि सेवन। अन्न, धान्यों एवं जड़ी बूटी वनस्पतियों के अपने अपने प्रभाव हैं। वे जब अंकुरित स्थिति में फूटते हैं तब उनमें अभिनव एवं अतिरिक्त गुण होता है जो अपनी आवश्यकता के अनुकूल निर्धारित हो। उसके 7 गमले एक एक दिन के अंतर से उगाए जाएं। 7वें दिन अंकुरों को पीसकर उसका कल्क 3 माशे व पानी 1 तोला लेकर छान लें। इसे प्रातःकालीन खाली पेट मधु या उचित अनुपान के साथ लें। ये टॉनिक तेजस की अभिवृद्धि, मेधा वृद्धि, जीवनी शक्ति संवर्धन में सहायक होते हैं। इसी प्रकार हरी जड़ी बूटियों या उन औषधियों के सूखे चूर्णों का भी कल्क बनाकर ग्रहण किया जा सकता है। निर्धारण विशेषज्ञ करते हैं। किन्हीं स्थितियों में वाष्पीभूत रूप में अग्निहोत्र प्रक्रिया से नासिका मार्ग द्वारा ग्रहण किए जाने का भी प्रावधान है। यहाँ संक्षेप में प्रतिभा संवर्धन के निर्धारित 10 उपचारों की चर्चा की गई है। विस्तार से इन्हें शिविरों में सम्मिलित होने पर
प्रत्यक्ष शांति कुंज आने पर समझाया जाता है। क्रांतिधर्मी साहित्य की आगे की वीडियो देखने के लिए कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा हमारी नई वीडियो देखने के लिए बेल आइकन दबाएं। धन्यवाद।